गुड मॉर्निंग। मैं दीनानाथ ठाकुर, कंटेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 के CC7 जो झारखंड ऑफ ज्योग्राफी है उसके मॉड्यूल 1 से संबंधित वन संसाधन टॉपिक को लेकर आया हूँ। साथ ही साथ इसके आर्थिक महत्व की चर्चा भी करूँगा। विद्यार्थियों, पिछले 3 वीडियो में मैंने ड्रेनेज पैटर्न ऑफ झारखंड, फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड का चर्चा किया है। साथ ही साथ आज आप लोगों के समक्ष मैं मॉड्यूल 1 से ही संबंधित वन संसाधन, उसके आर्थिक महत्व की चर्चा करेंगे। आप सभी के लिए मॉड्यूल 1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी मॉड्यूल 1 को अच्छे से तैयारी करें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप सभी के सामने उचित ढंग से तैयारी हो पाए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परीक्षा में हमारा प्रश्न क्या होंगे। तो प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न में हम जान सकते हैं कि वन संसाधन से आप क्या समझते हैं। झारखंड में वन संसाधन के आर्थिक महत्व की चर्चा करें, यानी कि वन जिसे हम जंगल के नाम से भी जानते हैं, फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं, वह क्या है और झारखंड में इसका आर्थिक महत्व क्या है, झारखंड के इकोनॉमी में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इन संसाधनों के झारखंड के आय के विकास में इन संसाधनों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग परिचय कि झारखंड में वन संसाधन का परिचय क्या है। प्रकृति द्वारा झारखंड को एक बहुमूल्य उपहार प्राकृतिक वनों के रूप में मिला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जंगल या वन जो हमारा है वह क्या है कि प्रकृति का उपहार है। मानव उन उपहारों का अपने क्षमता के द्वारा निरंतर उपयोग किया है। वह प्राकृतिक वनस्पतियों का आगार होता है। वन क्या है कि प्राकृतिक वनस्पतियों का आगार होता है, लेकिन लोगों ने इस अमूल्य धरोहर के महत्व को पूरी तरह नहीं समझा है और उसे क्या करना शुरू कर दिया है, उसे नष्ट करना शुरू कर दिया है। झारखंड में जंगलों के साथ छेड़छाड़ अधिकाधिक मात्रा में माना जाता है कि 2 रूपों में या 2 बार हुआ है। सबसे पहले जब आदिवासी झारखंड में आकर बसने लगे, जिसे हम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहते हैं, उनका आवागमन झारखंड की ओर होने लगा। तब जंगलों को काटकर बसने का क्रिया प्रारंभ होने लगा। साथ ही साथ झूम कृषि के विकास के फलस्वरूप भी झारखंड में जंगलों का साफ होना और लोगों का निवास स्थल आदिवासियों का आवागमन शुरू हुआ। दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि जैसे जैसे अंग्रेज शासन भारत में बढ़ते गया, उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जंगलों को साफ करना शुरू किया। यानी कि अंग्रेज ने अपनी रेल मार्गों की सहायता के लिए लकड़ियों का रेल मार्ग में प्रयोग करने लगे। उद्योगों और खनन के विकास के कारण जंगलों का सफाई शुरू हुआ। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में जंगलों का सफाई या वनों का ह्रास कहीं न कहीं मानवीय गतिविधियों का ही परिणाम है। एक कथन बहुत ही चर्चित है नवनिश्चयवाद के कॉन्सेप्ट्स में कि यदि मानव खुद को नहीं संभाला, ध्यान दीजिएगा, यदि मानव खुद को समय के अनुरूप नहीं ढाला तो मानव को प्रकृति अपने अनुरूप ढाल लेगी। इसी संदर्भ में वर्तमान में हमारी विभिन्न प्रकार की महामारियों ने जन्म ले लिया है। वन की परिभाषा को अब देखते हैं। वन की परिभाषा के संदर्भ में अगर बात करें तो जंगल या वन पेड़ों का घिरा हुआ एक बड़ा क्षेत्र होता है। व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल खाद्य और कृषि संगठन के परिभाषा के अनुसार जानते हैं कि खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है कि 2006 में जंगलों के 4 बिलियन हेक्टेयर यानी कि 9.9 इंटू 109 एकड़ यानी कि 15 वर्ग मिलियन या 30% भूमि क्षेत्र जंगल से या वन से कवर था, घिरा हुआ था। वन संसाधन का अर्थ ओरेगन के वनभूमि संबंध कटे हुए उत्पादों और संबंधित अवशेषों का सामान्य रूप से उगने वाले विभिन्न वनस्पतियां, जिसमें ब्रश, घास, लौंग, पौधे, स्केलिंग तक सीमित नहीं। कहने का तात्पर्य कि वन जो होते हैं, जिसे हम प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी जानते हैं, इनका स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी यह माना जाता है
कि वनों का, ठीक है, क्या होता है कि वनों का कहीं ना कहीं अवशेष मानव से ही संबंधित है, यानी कि मानव ही वनों के विकास में अपना योगदान दिया है। प्राकृतिक वनस्पति और वन में अंतर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक वनस्पति और वन में हमारा क्या है, अंतर है। वन अर्थात जो मानव द्वारा लगाए गए हों, और प्राकृतिक वनस्पति जो मानव द्वारा लगाए नहीं गए हों। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि वन के अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक वनस्पति शामिल हो जाते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, घास फूस आदि सभी शामिल हैं। दूसरी ओर हम बात करते हैं कि इन वन संसाधनों का पेड़ पौधे और मलबे के साथ कवर भूमि का एक बड़ा पथ होता है, यानी कि एक निश्चित भूदृश्य के अंतर्गत ये कवर किया हुआ रहता है और यह कीचड़ के साथ भी रह सकता है। अगला पॉइंट है कि एक वन या जंगल बड़ा क्षेत्र है जहाँ पेड़ एक साथ बढ़ते हैं, साथ ही साथ जंगल के हिस्से अभी भी घने और दुर्गम होते हैं। अब झारखंड की वन स्थिति की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश काल के प्रशासन से ही वनों के संरक्षण के लिए प्रशासनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन 1950 ईस्वी में भूमि सुधार कानून के तहत, यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि भूमि सुधार कानून कब लागू हुआ, तो भूमि सुधार कानून 1950 ईस्वी में लागू हुआ। भारत के सभी व्यक्तिगत और जमींदारी जंगल सरकार द्वारा अधिकृत कर दी गई और नई परिस्थिति से जूझने के लिए प्रशासन ने 2 प्रकार के जंगल झारखंड में रखे, एक आरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित वन। आरक्षित वन वे जंगल होते हैं जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, किंतु उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन उनकी कड़ी निगरानी रखी जाती है, जिसमें वनों का हानि न पहुंचाए। झारखंड में ऐसे क्षेत्रफल 81.27% है, यानी कि आरक्षित वन के अंतर्गत झारखंड सरकार की 81.27% की हिस्सेदारी है, ठीक है। आरक्षित वनों में सबसे अधिक विस्तार हमारा हजारीबाग जिले में है, जहां उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का ऑफिस भी है, जो 2.78 लाख हेक्टेयर भूमि में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर गढ़वा, तीसरे पर चतरा, चौथे पर पलामू, पांचवें पर लातेहार। तो कहीं ना कहीं इसके क्रम को याद रखना है, इसके प्रतिशत को याद रखना है, क्योंकि वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। आरक्षित वन के बाद सुरक्षित वन। जलवायु की दृष्टि से सुरक्षित वनों का महत्व काफ़ी अधिक है। इनमें न तो लकड़ी काटी जा सकती है, न ही पशु चराए जाते, क्योंकि जंगलों पर सरकार का पूर्णतः अधिकार होता है। इसके अंतर्गत झारखंड में कई राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए गए हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय क्षेत्र पोरहाट और कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र है। प्राय सभी जिलों में इसके विस्तार है, लेकिन इसका विस्तार आरक्षित वनों की तुलना में काफ़ी कम है। यह क्षेत्रफल 15.58% में विस्तृत है। तो जितने भी क्षेत्रफल, प्रतिशत, ये सब बातें आते हैं उनको याद रखते चलिएगा। सुरक्षित वनों का जहाँ ज़्यादा विस्तार है उसमें पूर्वी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, कोडरमा, दुमका, गुमला, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर आदि का नाम लिया जाता है। साहिबगंज और गढ़वा का क्षेत्रफल नगण्य है, लेकिन बोकारो का वहीं 0 के बराबर है। झारखंड के प्रमुख वनों के अंतर्गत जो संपदा है उनको भी देख लेते हैं। वन संपदा वनों से प्राप्त होने वाले उपज में शामिल किया जाता है। इन वनोपज भी इसे कहते हैं, ठीक है। इन्हें 2 वर्ग हैं, मुख्य उपज और गौण उपज। मुख्य उपज के अंतर्गत केवल लकड़ियों का उत्पादन को गिना जाता है। भारत के जंगल में लगभग 5000 किस्म के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, 5000 किस्म के अधिक प्रकार की लकड़ियाँ मिलती है, जिसमें 450 प्रकार की लकड़ियाँ व्यापारिक महत्व की है, लेकिन झारखंड में इसकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है। इसका कारण झारखंड का सृष्टि से महज एक प्रकार के जलवायु क्षेत्र में अवस्थित होना, यानी कि झारखंड की जलवायु जो है एक विशेष प्रकार की है, जहाँ इतनी प्रकार की किस्म नहीं पाई जाती है, इसीलिए यहाँ सिर्फ लकड़ियाँ ही पाई जाती। किंतु भारत में मानसूनी, सदाबहार, पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र के अलग अलग वनस्पतियाँ हैं, और झारखंड में इन वृक्षों की लकड़ियों को बृहद वनोपज के रूप में शामिल किया जाता है। उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। झारखंड में जो हमारे पास है साल, शीशम, महुआ,
केंद, सागौन, सेमल और आम। तो इनको भी थोड़ा सा विस्तृत जान लेते हैं कि साल जो हमारा है, ठीक है, साल जो हमारा है उसका महत्व क्या है आर्थिक दृष्टि से। साल के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि इसकी लकड़ी जो होती है भूरी होती है। साल की लकड़ी क्या होती है? भूरी होती है। इनमें कठोरता अधिक पाई जाती है, ठीक है, कठोरता साल में क्या है? अधिक पाई जाती है। इसलिए इसे साल को इमारती लकड़ी भी कहा जाता है। साल को क्या कहा जाता है? साल को इमारती लकड़ी। तो ध्यान दीजिएगा कि साल को किस नाम से जाना जाता है? साल को इमारती लकड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। साल से हमारे मकान का फर्श, फर्नीचर, रेल के डिब्बे, पटरियों को रखने के लिए स्लैब आदि बनाया जाता है। लेकिन स्थानीय भाषा में इसे सखवा, ध्यान दीजिएगा कि झारखंड जैसे क्षेत्रीय प्रदेश में इसे सखवा और सरई, ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या कहा जाता है? सखवा और सरई के नाम से झारखंड में इसे जाना जाता है, ठीक है, सखवा और सरई के नाम से झारखंड में जानते हैं साल को। और साल के बीज से तेल निकाला जाता है, ठीक है, क्या निकाला जाता है? तेल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसे स्थानीय भाषा में सखवा सरई, ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सखवा सरई कहते हैं। और इसमें तेल भी निकाला जाता है साल से। दूसरा नंबर पे हमारा जो है वो है शीशम। शीशम साल वनों के साथ साथ इसका संपूर्ण क्षेत्र में अर्थात संपूर्ण झारखंड में विस्तार है। शीशम के बीज और उसकी पत्तियों का सीधा उपयोग नहीं होता है, किंतु अधिक उपयोगी, चिकनी और धारीदार होती है। इसका उपयोग विशेष रूप से फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, शीशम का उपयोग विशेष रूप से किस लिए किया जाता है? फर्नीचर के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यह काफ़ी मजबूत भी होता है, ठीक है, क्या होता है? यह काफ़ी मजबूत भी होता है। तीसरा नंबर पे हमारा आता है महुआ। यह झारखंड का सर्वप्रधान वृक्ष है। महुआ सर्वप्रधान वृक्ष है झारखंड का स्थानीय स्तर पर। झारखंड जो है सर्वप्रधान वृक्ष है और यह संपूर्ण झारखंड में व्याप्त है। इसकी लकड़ी, इसके फूल सभी का उपयोग किया जाता है। कच्चे फलों को इसमें सब्जी के रूप में खाया जाता है और तो और इसके पके फलों के भीतर जो बीज पाया जाता है, महुआ के अंदर जो छोटे छोटे पकने के बाद बीज पाए जाते हैं, उनका तेल भी निकाला जाता है जिसका उपयोग काफ़ी मात्रा में होता है। इसके लकड़ियों का भी उपयोग होता है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महुआ का लकड़ियों में पानी पी लेने के बाद भी जल्दी सड़ती नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है केंद। इसकी लकड़ियाँ तो उपयोगी होती ही है, किंतु सर्वाधिक उपयोगी इसकी पत्तियाँ होती है, जिसमें बीड़ी और तंबाकू का मिश्रण से तैयार किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बीड़ी और तंबाकू बनाए जाते हैं। सागौन की अगर हम बात करें तो झारखंड की जलवायु उतनी लाभप्रद सागौन के लिए नहीं है, फिर भी सारंडा, पोराहाट, कोल्हान क्षेत्र में कुछ आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण सागौन वृक्ष काफ़ी अधिक मात्रा में विकसित हुए हैं। इसकी लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत होती हैं और इसमें रेल के डिब्बे और हवाई जहाज़ में काफ़ी प्रयुक्त होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि सागौन का जो वृक्ष है रेल के डिब्बे और हवाई जहाज़ में काफ़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, काफ़ी मात्रा में क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है शेमल। शेमल की लकड़ियाँ हल्की होती है, मुलायम होती है और सफ़ेद होती है, ठीक है, हल्की, मुलायम और सफ़ेद। इसकी विशेषता को ध्यान रखना है, हल्की, मुलायम और क्या होती है? सफ़ेद होती है शेमल की लकड़ियाँ। और इसमें प्रसिद्ध दवाई एक आती है चित्रफला चूर्ण में हर्रे बहेड़ा के साथ आंवला के साथ शेमल भी होता है। शेमल का रुई भी काफ़ी उपयोग किया जाता है, इसका बाजार भी काफ़ी व्यापक है। फिर आते हैं हम आम के क्षेत्र में। तो आम की लकड़ी हम सभी झारखंड वासी जानते हैं काफ़ी मजबूत होती है। इसे हम घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर के रूप में उपयोग करते हैं। इसकी अधिकता के कारण यह काफ़ी सुलभ और सस्ती भी है। इसके फल से भी हम सभी परिचित हैं कि ये हमारे भोजन के लिए, हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत बड़ा योगदान है। फिर हम बात करते हैं आम के बाद जामुन, कुसुम और कटहल की। जामुन लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रहने के बाद भी हम सभी जानते हैं नहीं
सड़ती है। स्थानीय प्रचलन में भी जामुन की लकड़ियों का कुएं के आधार में दिए जाते हैं और जामुन के फल भी हमारे खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग होते हैं। कुसुम का जहाँ तक बात है तो यह इमारती लकड़ी में प्रयोग किए जाते हैं और कृषि औजार निर्माण होती है। इसके फल खाए जाते हैं और बीज तैयार किए जाते हैं। कटहल, जो अगर हम बात करें, संपूर्ण झारखंड में कटहल से जो महत्वपूर्ण लकड़ी मिलती है उसका भी उपयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ उसके फल को हम सभी झारखंड वासी खाते भी हैं। अंतिम जो हमारा है जलावन की लकड़ियाँ। झारखंड में हम सभी जानते हैं कि ईंधन के रूप में परंपरागत जलावन लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परंपरागत यानी कि परंपरा के अनुसार, परंपरा के साथ जो चली आ रही प्रथा है उसे ही हम परंपरा प्रथा कहते हैं। झारखंड में जो जलावन की लकड़ियों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ यहाँ की सखवा, महुआ, आम, नीम, बैर, इमली, पलास, कटहल सभी प्रकार के महत्वपूर्ण लकड़ियों का उपयोग होता है और करोड़ों रुपया में सरकार को इसमें राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था कि मुख्य उपजे या फिर कह सकते हैं कि एक बड़े उपज था झारखंड में वन संसाधन के संदर्भ में। फिर हम आते हैं गौण संसाधन। ठीक है, गौण संसाधन की अगर हम बात करें तो इसमें लाह, केंदुपत्ता, साल बीज, महुआ पत्ता, ठीक है, और एक आता है अगहनी बीज, तो ये सभी का प्रयोग होता है। लाह का अगर हम बात करें तो विश्व भर में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां लाह का 50% हिस्सा पैदा होता है। लेकिन विश्व में अगर हम बात करें लाह का तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है, फर्स्ट रैंकिंग में है लाह में। लेकिन 50% जो ये है हमारा, ये है झारखंड से सिर्फ 50% का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एराइज हो रहा है कि विश्व में लाह के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो भारत, जिसमें 50% हमारा झारखंड का है। लाह से जो कीड़ा निकलता है उससे भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और लाह के लिए समुद्र तल से 305 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, 12 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होनी चाहिए, 150 सेमी तक वर्षा होनी चाहिए। तो ये उसके कुछ वातावरण है जिसके अनुसार वो ढल जाती हैं या उत्पादन होती हैं। इसमें हम बात करें तो रांची जिला, गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिंहभूम, संथाल परगना और हजारीबाग शामिल है। अगर इसके टाइप के बारे में तो बैसाखी लाह, जेठी लाह, कतकी लाह और अगहनी लाह। ठीक है, बैसाखी लाह जो है यह विशेष रूप से मध्य अप्रैल से लेकर मई तक का काल है और व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और 82% हिस्सा लाह में बैसाखी लाह का है। ठीक है, जेठी लाह मध्य मई से जून तक जाती है, मध्य जून तक, और इसका उत्पादन बैसाखी लाह से कम होता है लेकिन फिर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये संताल परगना में सबसे अधिक, कतकिला में या ग्रीष्मकाल में 2 फसल लेते लेते वर्षा ऋतु के आगमन तक उत्पादन हो जाता है और जून माह तक झारखंड के मानसून पूरी तरह फैल जाता है और लाह उत्पादन के प्रतिकूल वातावरण निर्मित हो जाते हैं। अगहनी लाह का अगर हम बात करें तो कतकी के तुरंत बाद अगहनी लाह का उत्पादन होता है। यह फसल नवंबर दिसंबर से प्राप्त होता है और सिंहभूम संथाल परगना क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त वातावरण देता है। उसके बाद दूसरा में आते हैं हम केंदुपत्ता। केंदुपत्ता झारखंड के वन उत्पादन में प्रमुख वस्तु और अत्यधिक राजस्व प्राप्त करने वाला साधन माना जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में लाभ होता है। केंदुपत्ता से हमारा क्या क्या निर्माण होता है? केंदुपत्ता से हमारा बीड़ी का निर्माण होता है और तंबाकू का निर्माण होता है। ठीक है, बीड़ी और तंबाकू का निर्माण होता है केंदुपत्ता से। अगर हम साल के बीज का बात करें तो यह सखवा का बीज है। इसका तेल का प्रयोग विविध कार्यों में होता है और 2002-03 से ही झारखंडवासी इसका उत्पादन में लगे हुए हैं। महुआ बीज का अगर हम बात करें तो यह भी एक तेल प्राप्त किया जाता है। स्थानीय लोग इसे सीधा प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ साबुन फैक्ट्री में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है महुआ बीज का। उसके बाद अगर हम बात करें
बांस और इमली, महुआ पत्ता, बांस और इमली। महुआ पत्ता का उत्पादन झारखंड सरकार 2002 से 2003 के दशक से ही करना प्रारंभ की है और झारखंड में काफ़ी मात्रा में इसका प्रयोग हो रहा है। बांस को भी लघु वनोत्पाद के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ यह घरेलू और गृहस्थी के सामान तैयार करने में सीधे बाजार से बेचे जाते हैं। साथ ही कागज़ बनाए जाते हैं, कागज़ उद्योग में इसका उपयोग होता है, घर बनाने में इसका उपयोग होता है, टेंट हाउस चलाने में इसका उपयोग होता है। इमली, इमली संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन झारखंड के मध्यवर्ती, पश्चिम और दक्षिणी हिस्सा में अधिक मात्रा में इमली मिलती है। इमली के बीज कई तरह के रसायनों से निर्माण किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इमली है इसका भी संसाधन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य लघु अगर वनोपज के अंदर मधु, घास, पत्तियाँ, छाल, फल फूल, कंदमूल, जड़ी बूटी आदि है। वन नीति की अगर हम बात करें झारखंड में, तो वन संसाधन के लिए एक अनुकूल वन के लिए 33% हमारा संसाधन होना, 33% संपूर्ण वन होना चाहिए, तभी हमारा पर्यावरण सटीक और सही रहेगा। इसके लिए निरंतर भारत सरकार अपने स्तर पर योगदान करते रही है और 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति घोषित हुई और झारखंड में भी इसके लिए नीति बनाई गई, जिसमें सबसे जो प्रमुख है, प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगा और प्रत्येक परिवार उसका सदस्य होगा। दूसरा में है जंगलों का विकास ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा तथा वन उत्पादों से होने वाली आय का वितरण नहीं उन्हीं सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुकूल वृक्षारोपण किया जाएगा। खाली स्थानों में वृक्षारोपण का कार्य ग्रामीणों के द्वारा किया जाएगा और वनों की सुरक्षा का भार ग्रामीण और वन विभाग दोनों के ऊपर रहेगा और पूरे राज्य में 200 समितियों का गठन किया गया है। तो ये था झारखंड सरकार की एक रणनीति जिसके तहत वन संसाधन अर्थात फॉरेस्ट जो हमारा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। पुनः मैं आप लोगों के समक्ष यूजी सेम थर्ड से रिलेटेड मॉड्यूल 2 से संबंधित टॉपिक को लेकर आऊँगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और आने वाले एग्ज़ाम्स की अच्छे ढंग से तैयारी करें। धन्यवाद।